अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की हमारी ऑडियो बुक है टफ टाइम्स नेवर लॉस्ट बट टफ पीपल डू बाय रॉबर्ट एच शुलर। मुश्किलें गुजर जाती हैं, हौसले जीत जाते हैं। पेश लफ्ज़। परवरदिगार, ये जानने में मेरी रहनुमाई करते रहिए कि मैं किसी मामले में कब तक कोशिश करता रहूं और कब उसका ख्याल छोड़ दूं, और मुझे इज़्ज़त के साथ सही फ़ैसला करने की तौफीक अता फरमाइए। हो सकता है ये आपकी दुआओं में सबसे अहम दुआ हो, और हो सकता है ये किताब इस दुआ का जवाब बन जाए, क्योंकि ये किताब आपको मुश्किल काम करने पर उकसाएगी। ये किताब आपको तब तक डटे रहने पर उकसाएगी जब तक कि उजाला ना हो जाए, लहरों का रुख ना बदल जाए, अच्छा वक्त ना आ जाए। ये किताब आपको बताएगी कि जहाँ आपकी ज़िंदगी का पौधा लगाया गया है वहाँ आप कैसे मजबूत जड़ें जमाएं और कैसे फलें फूलें। और ये किताब आपको ये भी बताएगी कि जब आप वाक़तन मुश्किल दौर से गुज़र रहे हों तब भी अपनी खुश मिजाजी से लोगों के लिए कैसे एक मिसाल बनें, ताकि आपको देखकर दूसरे भी मुस्बत और काबिल तारीफ़ रवैया अपनाएं। या ये किताब आपके दिल में दलेराना और जुर्रतमंदाना कदम उठाने का शौक़ पैदा करेगी, आपको अपने अंदर तख्लीकी तब्दीलियां लाने में मदद करेगी, क्योंकि ज़माना बदल गया है। फैक्ट्री अब दोबारा नहीं खुलेगी, भाप के इंजन अब कभी नहीं बनेंगे। जब प्याली हाथ से गिरकर टूट जाती है तो बादशाह के सारे घोड़े और सारे सिपाही भी हमटी डमटी को नहीं जोड़ सकते। अब आपको पिछले नुकसान को भूलकर नई महारतें सीखने की ज़रूरत है। ये किताब आपको एक दफ़ा फिर कामयाबी के सफ़र पर रवाना करेगी। पहला हिस्सा। मुश्किलें गुजर जाती हैं, हौसले जीत जाते हैं। मुश्किलें गुजर जाती हैं। ये 1982 का जालिम मौसम गर्मा था। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुइयां उल्टी घूम गई हैं और 30 की दहाई का खौफनाक कसाद बाजारी वाला ज़माना लौट आया है। एक के बाद एक कंपनियां अपने दिवालिया होने का ऐलान कर रही थीं, बेरोज़गारी बढ़ रही थी। ज़राए इब्लाग इसे शदीद और तवील कसाद बाजारी का नाम दे रहे थे, जिसके असरात पूरे अमेरिका में महसूस किए जा रहे थे। सियासतदान मुल्क की अबतर सूरत हाल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें मुखालिफ सियासी जमात की नाकामियों और कोताहियों को उछालने का मौका मिल गया था। डेमोक्रेट्स को मौका मिल गया कि वो बरसरे इक़्तिदारी रिपब्लिकन इंतज़ामिया को इल्ज़ाम दें, जैसा कि तवक्का थी। बदले में रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम मोड़ दिया कि ये उनका पैदा किया हुआ मसला है और हमें तो विरासत में मिला है। हर शख्स इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, कोई भी मसले को हल नहीं कर रहा था। मसाइल उसी तरह रहे और वो बढ़ते गए। कसाद बाजारी पूरे मुल्क में तेज़ी से फैली, यहाँ तक कि तकरीबन हर शख्स उसकी लपेट में आ गया, कोई भी उससे बच नहीं पाया। क्रिस्टर कैथेड्रल का पास्टर और नेशनल टेलीविज़न मिनिस्ट्री का सरबराह होने के नाते ज़ाती तौर पर मैंने भी इसे महसूस किया। हमारी मजहबी सर्विस हर हफ्ते 169 टेलीविज़न स्टेशनों से नशर हो रही थी। हमारे पास 500 अफराद मुलाजम थे और हमारा सालाना बजट $2 करोड़ से ज़्यादा था। हमारे काम की लागत ड्रामाई तौर पर बढ़ती गई। बाकी अमरीकनों की तरह हम भी मुश्किल मुआशी हालात का सामना कर रहे थे। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मुल्क के सामने मसाइल थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस मुआशी मसले के बारे में हमारा रवैया था। मनफी सोच प्लेग की तरह मुआशरे के हर तबके में फैल गई। मनफी सोच की छूट से खुद को बचाना आसान नहीं था, क्योंकि ये सोच हर जगह थी। मुंह से निकले अल्फाज में, दोस्तों और अजनबियों के दरमियान बातचीत में, टेलीविज़न स्क्रीन पर और रेडियो की खबरों में। मनफी सोच तेज़ी से फैली क्योंकि कसाद बाजारी के ज़माने में मनफी रद्द अमल का रुझान होता है। एक बार एक इंसान
कारोबार, ज़िंदगी या मुल्क मनफी सोच की छूत का शिकार हो जाए तो फिर वो छूत दिमाग, दिल और रूह पर दीमक की तरह हमला करती है और ख़ामोशी से इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, हमदर्दी, मोहब्बत, एतमाद, देखभाल को चट कर जाती है। इसी कौमी मिजाज के माहौल में मैं शिकागो के हिल्टन होटल पहुंचा। मुझे वहां एक बड़े इज्तिमा के सामने हौसला बढ़ाने वाली तकरीर करना थी। इंस्पिरेशन और कामयाब मैनेजमेंट के बारे में तकरीर करना मेरे लिए नई बात नहीं थी। हर साल मैं अमेरिका के इस साहिल से उस साहिल तक सफ़र करता हूँ और मुआलजों, इदारों के सरबराहों और उसातिज़ा वगैरह के सामने 100 के करीब लेक्चर देता हूँ। बहरहाल मैं यहाँ लेक्चर देने के ख़याल से खासा पुरजोश था। मेरे हाज़रीन ज़राअत की सनत से वाबस्ता थे। ये सनत आयोवा, मिशिगन, इलिनॉय और मिनेसोटा की वस्त मगरबी रियासतों में ज़रूरी कारोबार से मुतालिक लोगों की नुमाइंदगी करती है। चूँकि मैं आयोवा के किसान घराने में पैदा हुआ था और पला बड़ा था, इसलिए मेरे ये लेक्चर उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने का एक मौका था जो उसी मिट्टी से आए थे जिसे मैंने 40 साल पहले छोड़ा था। मेरा ख्याल था कि ये एक गर्मा गर्म और वल्वला अंगेज़ शाम होगी, मगर बहुत संजीदा नज़र आने वाले 2 अफराद ने मेरी उम्मीदों पर फ़ौरन पानी फेर दिया। उनके काले कॉलर पर इज्तिमा के बैज लगे थे, जिनसे मुझे पता चला कि मुझे उन्हीं लोगों की तलाश है। उन्होंने जोश से आरी लहजे में मेरा इस्तकबाल किया। डॉक्टर शुलर, आने के लिए शुक्रिया। उनके अल्फाज सुनकर मुझे वो हज़ारों मौक़ा याद आ गए जब मैं किसी सानहे की जगह पहुंचा था। हस्पतालों, मुर्दा खानों, अदालतों और कब्रिस्तानों में मैंने ये अल्फाज सुने हैं, आने के लिए शुक्रिया। मुझे महसूस होने लगा कि मैं किसी हौसला बढ़ाने वाले इज्तिमा के बजाय किसी सानहे के मुकाम पर आ गया हूँ। उन दोनों में से कम उम्र का शख्स बोला, 3500 लोग आपका लेक्चर सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसका साथी बीच में बोला, ये लोग मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। वो आपकी मुज़हिका खेज़ कहानियाँ नहीं सुनना चाहते, वो आपकी बतीसी भी नहीं देखना चाहते जो आप अपने टीवी प्रोग्राम में दिखाते रहते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि आप उनकी पीठ थपथपा कर ये खोखला वादा करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मेरे सामने इस तरह खड़े हो गए जैसे वो मुझे स्टेज पर पहुंचने से रोकना चाहते हों। पहला आदमी बोला, ये सही है डॉक्टर शुलर, इन लोगों के खेत छिन रहे हैं, इनके कारोबार दिवालिया हो रहे हैं, इनकी इज़्दवाजी ज़िंदगियों और ख़ानदानों पर खौफनाक दबाव पड़ रहा है। उन्हें मदद की ज़रूरत है और बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा उन्हें उम्मीद की ज़रूरत है। उन्हें उम्मीद दो। इस नसीहत के बाद उन्होंने साउंडमैन को इशारा किया, जिसने मेरे कोट पर माइक्रोफोन लगा दिया। उसी वक्त मुझे सुनाई दिया कि पतली दीवार के दूसरी तरफ स्टेज पर मेरा तारुफ कराया जा रहा है। ख़वातीनो हज़रात, मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं आज के कलीदी मुकर्रर का तारुफ करा रहा हूँ। वो हैं डॉक्टर रॉबर्ट शुलर। वो मशहूर आलम क्रिस्टल कैथेड्रल के पास्टर हैं। ये खूबसूरत इमारत 2 करोड़ डॉलर की लागत से बनी है और तकरीबन कर्ज से पाक है। अमेरिका में ये दुनिया में कोई भी मिनिस्टर या प्राइस्ट या रब्बी हर हफ्ते इतने लोगों से खिताब नहीं करता जितने लोगों से गार्डन गुरु कैलिफोर्निया के डॉक्टर रॉबर्ट शुलर खिताब करते हैं। मुझे डॉक्टर रॉबर्ट शुलर का इस्तकबाल करने में खुशी हो रही है, जो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से एक हैं। आइए इनका भरपूर इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियों की आवाज़ में मैं स्टेज पर चढ़ा और मायूस लोगों के मजमा के सामने खड़ा हो गया। 3500 लोग अपनी जगह पर खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। बड़ा हाल खचाखच भर गया। अंदर से मैं कांप रहा था। जिस तकरीर को मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था वो अब बेकार हो चुकी थी। 3 लतीफ़े जो मैं अपने मज़े के लिए और अपने हाज़रीन को गरमाने के लिए सुनाना चाहता था अब बेमहल नज़र आ रहे थे। मैं स्टेज पर टहलने लगा और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं इन परेशान लोगों का
کو کیا کہوں گا۔ میں سٹیج کے اس سرے سے اس سرے تک چپ چاپ ٹہلتا رہا اور اپنے خیالات جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے حاضرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے وہ الفاظ یاد آئے جو میرا استقبال کرنے والوں نے کہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک سوال پوچھ کر اپنی حالت کو بہتر بناؤں گا۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ مشکل دور سے گزر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سوال کے نتیجے میں ایک ڈرامائی وقفہ آ گیا۔ اس طرح کا وقفہ کسی عوامی مقرر کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا اور یہ اداکاری کرتا رہا کہ مجھ میں خوب اچھی طرح سے تیار مقرر کی خود اعتمادی ہے۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میرے افتتاحی سوال نے سامعین کی توجہ حاصل کر لی ہے، شاید ان 3 مضحکہ خیز کہانیوں سے بھی زیادہ جو میں نے احتیاط سے جیب میں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جو میرے دل میں آیا میں نے کہا، جس میں نئے خیالات بھی شامل ہوتے گئے۔ میں دل سے ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور ان کے دل میں امید جگانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان لوگوں کے فوری مسائل تک ہی محدود رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ اس صنعت سے وابستہ تھے جو ہمارے ملک کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ لوگ امریکہ کی بریڈ باسکٹ صنعت کا دل تھے۔ ہمارے ملک کے بازاروں اور گھروں میں رکھا کھانا انہی زرعی کاروبار سے وابستہ لوگوں کی محنت اور رہنمائی کی بدولت آتا ہے۔ مجھے برسوں پہلے کا وہ وقت یاد آ گیا جب مجھے ہوپ کالج، ہالینڈ، مشیگن کی گریجویٹ کلاسوں میں عوام و خواص کے لیے تقریروں، مباحثوں اور گفتگو کی تربیت میں اور ویسٹرن تھیالوجیکل سیمنری میں وعظ کرنے اور ممبر پر بیٹھ کر بولنے کی تربیت میں یہ سکھایا گیا تھا کہ سب سے اثر انگیز تقریر تبلیغ نہیں ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہے تو آپ اپنی کہانی تو سنا ہی سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ولولہ انگیز بات، کوئی چیلنج، کوئی بحران اور ان سے نمٹنے کے لیے عزائم رہے ہیں تو دوسروں کو بتائیں۔ ہر انسان اچھی کہانی سننا چاہتا ہے۔ اس اصول کے مطابق کام کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کسانوں کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں مشکلات پر کیسے قابو پایا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سامعین اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں کہ مجھ پر بھی مشکل وقت گزرا ہے۔ میرے تعارف سے تو صرف یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میں ایک بے حد کامیاب انسان ہوں، سینئر منسٹر ہوں، $2 کروڑ کے بین الاقوامی طور پر سراہے گئے شاہکار کرسٹل کیتھیڈرل کا خواب دیکھنے والا اور اسے تعمیر کرنے والا ہوں۔ وہ مجھے بے حد کامیاب انسان ہی سمجھ سکتے تھے۔ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ میں بھی کبھی اسی طرح کے رستے پر چلا تھا جس پر وہ اس وقت چل رہے تھے۔ کیا مجھے انہیں اس وقت کے بارے میں بتانا چاہیے جب آئیووا کی سنسان اور اندھیری راتوں میں نقطہ انجماد سے 20 کم درجے کی سردی میں برفانی طوفان چنگاڑتے تھے؟ کیا مجھے انہیں بتانا چاہیے کہ ہوا کس طرح اس خستہ حال دیہاتی گھر کے چاروں طرف سیٹی بجاتی رہتی تھی اور میری خواب گاہ میں شمال مغربی کونے کی کھڑکی کے درزوں سے کامیابی سے اندر گھستی تھی اور میرے بستر کے پاس فرش پر برف کے تازہ گولے چھوڑ جاتی تھی؟ کیا مجھے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس گھر کو گرم رکھنے کے لیے کوئلہ خریدنے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا مجھے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم بگولے سے جان بچانے کے لیے کس طرح بھاگے تھے؟ کیا مجھے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے کس طرح خوفناک خشک سالی میں خود کو زندہ رکھا تھا جب بارش کی کمی نے زمین کو جھلسا دیا تھا اور وہ کمی پیسے کے بہاؤ میں کمی سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی تھی جس نے بڑی کساد بازاری کے دوران پہلے ہی امریکہ کے باسیوں کو پریشان کیا ہوا تھا؟ کیا مجھے بتانا چاہیے کہ کالج کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے مجھے کتنی جدوجہد کرنا پڑی تھی؟ کیا مجھے اپنے گھر میں لگی اس آگ کے بارے میں بتانا چاہیے جس میں تھوڑا بہت اسباب بھی جل گیا تھا؟ کیا مجھے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ کس طرح مجھے چرچ شروع کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی جبکہ میرے پاس صرف $500 تھے، اور وہ بھی ایک اجنبی ریاست میں جہاں نہ میرا کوئی دوست تھا، نہ رشتہ دار، نہ کوئی جائیداد تھی اور نہ کسی برادری کا تعاون تھا؟
کیا مجھے انہیں کینسر کے ساتھ اپنی بیوی کی لڑائی کے بارے میں بتانا چاہیے؟ موٹر سائیکل کے حادثے میں اپنی بیٹی کے مشکل زندہ بچنے کے بارے میں، اس کی ٹانگ کاٹے جانے کے بارے میں بتانا چاہیے؟ کیا مجھے پچھلے 3 سال کی ہماری جدوجہد کے بارے میں بتانا چاہیے؟ کیسے ہم کٹی ہوئی ٹانگ والی نوعمر لڑکی کو کامیابی کے ساتھ زندگی کے دھارے میں واپس لائے؟ کیا مجھے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ کس طرح حالات نے مجھے کرسٹل کیتھیڈرل بنانے پر مجبور کر دیا جب میں اسے نہیں بنانا چاہتا تھا، جب میرے پاس اس کے لیے سرمایہ نہیں تھا، اور میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک یادگار بنانے پر مجھ پر تنقید کی جائے گی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی پوری زندگی کی کہانی انہیں نہیں سناؤں گا، لیکن اپنی بات اس مشکل وقت کے حالات سے شروع کروں گا اور انہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے امکانات دیکھنے والی سوچ، پاسیبلٹی تھنکنگ پر یقین کے ذریعے ان پر کیسے قابو پایا تھا۔